वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेफा सब्जेक्ट्स के अंदर। आज जो हम लेक्चर लेंगे वो हम लेंगे यूनिट सेकंड से। लेक्चर नंबर 8 है आपका डिमांड फंक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस यूनिट के अंदर हाँ अपना ये थर्ड लेक्चर है, और इससे पहले जो हमने 2 लेक्चर पढ़े हैं जिसमें लेक्चर 6 हमने पढ़ा था डिमांड के टाइप क्या होते हैं, फिर हमने देखा था डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या होते हैं, कौन कौन से जो डिटर्मिनेंट डिमांड को डिसाइड करते हैं उनको हमने देखा। आज के लेक्चर में जो पुराना लेक्चर है वो भी काफ़ी हेल्प करेगा, तो मैं एक बार आपको लास्ट के दोनों लेक्चर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था डिमांड जो है, डिमांड एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्लेस पर यदि कोई पर्सन किसी प्रोडक्ट को विलिंग टू पे करना चाहता है, एबिलिटी टू पे है और डिज़ायर है उसको प्रोडक्ट को बाय करने की, तो कहीं ना कहीं हम देखें वो डिमांड मानी जाएगी। तो हमने डिमांड स्केड्यूल की हेल्प से समझा। प्राइस और डिमांड के अंदर हमने रिलेशनशिप देखा कि प्राइस जब डिक्रीज़ होते रहते हैं डिमांड इंक्रीज़ होती रहती है। प्राइस ए ऑप्शन पे 60 था, बी ऑप्शन पर 50 हुआ, सी ऑप्शन पे 40 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 20, फिर 10, फिर 0। ऐसे ही डिमांड जैसे प्राइस डिक्रीजिंग रहते हैं तो डिमांड इंक्रीजिंग रहती है। 0 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ और 10 से 12। तो हमने प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप देखी। फिर हमने इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड को, डिमांड के अदर टाइप्स को हमने देखा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन को पढ़ेंगे। उसमें जो लास्ट लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसा कि हम देखें लास्ट लेक्चर था अपना डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट क्या होते हैं? ए डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड मीन्स फैक्टर दैट अफेक्ट द डिमांड। वो फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, डिमांड को डिसाइड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके, बोलो, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड कहलाते हैं। जैसा कि हम देखें आज के लेक्चर की स्टार्टिंग में ही हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका टाइटल क्या है, डिमांड फंक्शन। तो डिमांड कैसे फंक्शन करती है, डिमांड फंक्शन को समझने के लिए हमें समझना होगा जो डिमांड को डिसाइड करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, बोलो, डिटर्मिनेंट। डिमांड को डिसाइड करने वाले फैक्टर क्या कहलाते हैं, डिटर्मिनेंट। तो जो डिटर्मिनेंट होते हैं वो डिमांड को डिसाइड करते हैं। तो इसका मतलब डिमांड क्या है, डिपेंड करती है डिटर्मिनेंट्स पर। तो यहाँ पे हम ये देखें कि डिमांड फंक्शन यदि हमें समझना है तो हमें दोनों चीज़ें समझनी होंगी कि डिमांड क्या है आपका, बोलो, डिपेंडेंट वेरिएबल है जो किस पर डिपेंड करता है, डिटर्मिनेंट पर। डिटर्मिनेंट क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था 7 लेक्चर के अंदर, कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो सकता है, मेन प्रोडक्ट का प्राइस हो सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट का प्राइस हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस हो सकता है, जो कंज्यूमर है उसकी इनकम हो सकती है, कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस हो सकते हैं, कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज हो सकते हैं, इसके अलावा अदर फैक्टर भी हो सकते हैं। तो ये हम देखें कि डिमांड फंक्शन जो है, डिमांड जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डिपेंड करता है आपके किस पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड पर, उसके बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो डिमांड फंक्शन को यदि हम समझें तो सबसे पहले हमें फंक्शन को समझना होगा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट होता है, और जब ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट डिमांड और डिमांड के डिटर्मिनेंट के बीच में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बोलो, उसे हम डिमांड फंक्शन कहेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिमांड फंक्शन, ए फंक्शन इज ए सिंबॉलिक स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप समझ गए, डिपेंडेंट डिमांड है, इंडिपेंडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है। हम देखें इस लेक्चर का जो सेकंड हाफ है वो क्या है, आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बता रहा है। इलास्टिसिटी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आई थिंक आपने यूनिट जो लास्ट थी उसमें 5th लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने इन्फ्लेशन को समझा था, उससे थोड़ा मैं डिमांड इलास्टिसिटी को रिलेट करना चाहूँगा। जैसे कि आप देखें आज से 15 साल पहले यदि मैं बात करूँ, आज 2022 है, 15 साल पहले यदि मैं बात करूं तो आज से 15 साल पहले 2007 की बात करूं तो वहाँ पे 10 रुपये के 10 गोलगप्पे आते थे, ठीक है ना, 10 रुपये के 10 गोलगप्पे आते थे। आज उसी 10 रुपये में आपके जो हैं 5 गोलगप्पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देखें कि यदि हम वही 10 रुपये आज लेके गोलगप्पे लेने जाएंगे तो गोलगप्पे हमें 10 नहीं मिलेंगे, हमें 5 गोलगप्पे मिलेंगे। और यदि हम 10 गोलगप्पे चाहते हैं तो हमें अमाउंट जो है डबल करना पड़ेगा, 10 रुपये की बजाय 20 रुपये देना पड़ेगा। तो हम ये देखें कि जो प्राइस से चेंज होने के कारण डिमांड में क्या चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज होता है, वो इलास्टिसिटी कहलाता है। आज की तारीख में हम देखें, यदि 10 रुपये पे देखें, 10 रुपये आपका प्राइस है तो 10
रुपये पर क्वांटिटी सप्लाई कितनी है 5 है, और आज से 15 साल पहले ये क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी 10 थी। तो कहने का मतलब ये हुआ 10 रुपये पर 10 क्वांटिटी सप्लाई आज से 10 साल पहले, और 10 रुपये पर 5 क्वांटिटी सप्लाई आज है। तो हम ये देखें कि प्राइस के जो चेंजेस हुए हैं, पहले 10 रुपये में 10 गोलगप्पे का मतलब हुआ कि एक पीस जो है आपका 1 रुपये का था, आज 10 रुपये के 5 गोलगप्पे का मतलब हुआ कि एक पीस 2 रुपये का है। तो अब मुझे अपना खर्चा उतना ही रखना है, सपोज मान लीजिए 10 रुपये ही रखने हैं, तो मुझे जो क्वांटिटी है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। सेक्रीफाइस जो 10 थी वो 5 हो जाएगी, अब 5 का मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यही क्या कहलाता है आपका कि प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में जो चेंज होता है वो क्या बताता है, इलास्टिसिटी बताता है। तो इसको हम एक फॉर्मूले की हेल्प से भी समझ सकते हैं। जैसे आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ई मीन्स इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे समझेंगे, जो चेंज हुआ है किसमें डिमांड में उसको ऊपर रखेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड को ऊपर रखेंगे, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस को नीचे रखेंगे। सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मान लीजिए डिमांड पहले जो है आपकी 10 थी, अब 5 हो गई है, ठीक है ना। प्राइस जो था आपका पहले जो था यदि हम देखें तो 15 साल पहले प्राइस 10 था 10 का, और आज देखें उन्हीं 10 का जो प्राइस है वो 20 रुपये होगा। तो ये भी चेंज हो रहा है। तो ये परसेंटेज चेंज जब हम निकालते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी की जब हम टाइप देखेंगे तो एक टेबुलर फॉर्म में हम समझें तो थोड़ा और आसान रहेगा, फिर हम इसे भी समझेंगे। तो आप देखें यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है जिसके अंदर हमने टाइप्स को डिस्कस किया है। पहला इलास्टिसिटी क्या कहलाता है, 0। फिर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन आपका 0 बट लेस देन 1, फिर क्या कहलाता है 1 इलास्टिसिटी, और फिर कहलाता है मोर देन या ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी बट लेस देन इन्फिनाइटली मीन्स अनंत, और लास्ट रहता है आपका इन्फिनाइट। अब इन्हें समझते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे 0 को हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, जो फर्स्ट वाला है। यहाँ पे क्या होगा, 0 का मतलब ये हुआ कि जो ऊपर था आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड, वो क्या रहेगा, नो चेंज होगा। द क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज होगा, जबकि प्राइस में चेंज होगा। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड उतनी है, प्राइस में चेंज जो है हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड उतनी है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यदि नमक का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या हम नमक कम डालेंगे खाने में, यदि नमक का प्राइस घट जाता है तो क्या हम नमक ज़्यादा डालेंगे। तो क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ही रहती है, प्राइस क्या होता है, चेंज होता रहता है। जब नमक का प्राइस 14 रुपये था और आज नमक का प्राइस 24 रुपये है, तब भी क्वांटिटी डिमांडेड कोई चेंज नहीं हो सकता। तो ये कहलाता है आपका 0 इलास्टिसिटी। फिर आता है आपका 0 से ज़्यादा लेकिन 1 से कम, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज मान लीजिए हम x बोल रहे हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड को, और y बोल रहे हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस को। तो यहाँ पे मोर देन आपका 0 तो होगा लेकिन लेस देन 1 होगा। मान लीजिए हमने देखा कि 5% चेंज हुआ आपका डिमांड में और अपॉन 10% चेंज हुआ प्राइस में, तो 0.5 आया। तो वो क्या है आपका 0.5 मोर देन 0 है बट लेस देन 1 है, इसको हम इनइलास्टिक बोलते हैं। फिर आता है 1, यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड जो चेंज होगा अपॉन प्राइस जो चेंज होगा वो इक्वल होगा। सपोज मान लीजिए क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% चेंज होता है और अपॉन में प्राइस भी 10% है, तो ये 1 आएगा, इसको हम बोलते हैं यूनिट इलास्टिसिटी। फिर आता है 1 से ज़्यादा बट लेस देन इन्फिनाइट। यहाँ पे क्या होगा, सपोज मान लीजिए क्वांटिटी डिमांडेड में 15% चेंज हुआ लेकिन प्राइस में 10% चेंज हो रहा है, तो ये 1.5 आ रहा है। तो ये मोर देन 1 है लेकिन लेस देन इन्फिनाइट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक। फिर आता है आपका जब परचेजर क्या करता है, परचेजर आर प्रिपेयर टू बाय ऑल दे कैन ऑब्टेन सम प्राइस नन एट एन इवन स्लाइटली हायर प्राइस। यहाँ पे हम ये देखें कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंजेस किस में होंगे बोलो, ये अपोजिट है फर्स्ट वाली कंडीशन का। ज़्यादा चेंजेस किस में होंगे बोलो, डिमांड में, प्राइस में चेंजेस नहीं होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक ही बोलते हैं। तो ये हमने डिमांड और प्राइस का ही देखा। ऐसे ही अदर टाइप भी होते हैं, जैसे डिमांड का और इनकम का देखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी, जिसको हम इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो सेकंड आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे हम परसेंटेज चेंज जो आपका डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज क्या करते हैं, इनकम। ऐसे ही आपका थर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, जिसमें क्रॉस इलास्टिसिटी आपकी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के लिए होती है। जैसे मान लीजिए हमने डिमांड एक्स की ली
टी की ली हमने, और अपॉन हम प्राइस किसकी करेंगे बोलो, वाई की। वाई का मतलब ये हुआ कि हम प्राइस किसकी करेंगे बोलो, कॉफ़ी की करेंगे। तो वो थर्ड टाइप कहलाता है। मेनली हमारे सिलेबस में क्या पूछा जाता है आपसे, इनकम इलास्टिसिटी, ये तीनों ही पूछे जाते हैं। तो इन तीनों को आप कैसे समझा के आएंगे अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहले आता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस में आपने पहले देखा था कि अपना एक पॉइंट था जिसके अंदर इन्फिनाइट था, जो सबसे लास्ट में था। तो यहाँ पे आप ये देखें ओ एक्स में हमने डिमांड को लिया है, इसमें डिमांड तो चेंज हो रही है लेकिन प्राइस स्टेबल है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, ये सबसे लास्ट वाला था। फिर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे अपोजिट था, यहाँ प्राइस में चेंज होंगे डिमांड में चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखें ओ वाई लेवल पर जो प्राइस है वो P1 P2 P3 हो रहा है, लेकिन डी डिमांड जो है D1 ही है, डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिर था आपका रिलेटिवली इलास्टिसिटी, जहाँ पे क्या था आपका ज़्यादा चेंज किसके अंदर था बोलो, डिमांड के अंदर, मोर देन 1 आ रहा था, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं था। जैसे आप यहाँ देखें तो डिमांड में ज़्यादा चेंज Q1 Q2, तो O से Q1 चेंज हुआ है तो प्राइस था P1। फिर क्वांटिटी डिमांडेड Q2 हो गई। देखो यहाँ पे Q1 और Q2 में डिस्टेंस ज़्यादा है, वहाँ P1 और P2 में डिफरेंस क्या है, कम है। सपोज मान लीजिए ये 1.5 लाना है हमें, तो इसको हमने 15 माना क्वांटिटी चेंजेस को, और प्राइस चेंजेस को 10 माना, तो 15/10 करेंगे तो 1.5 मोर देन 1 आएगा। फिर आएगा रिलेटिवली इन इलास्टिक, ये लेस देन 1 होगा, यहाँ पे अपोजिट होगा, यहाँ ज़्यादा चेंज किस में होगा, प्राइस में। तो यहाँ पे हमने जब देखा कि ओ Q1 है और प्राइस P1 है, तो हमने जब डिमांड को क्या किया, प्राइस घटने पर प्राइस P1 से P2 हो गई और क्वांटिटी डिमांडेड Q1 से Q2 बढ़ गई। तो यहाँ पे देखें P1 और P2 में जो डिफरेंस है और Q1 और Q2 में डिफरेंस है, Q आपका जो है कम है डिफरेंस, और P1 में जो डिफरेंस P2 के साथ है वो ज़्यादा है, तो ये क्या है आपका बोलो, लेस देन 1। फिर आता है आपका यूनिटरी इलास्टिसिटी, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या होगा आपका, इक्वल होगा। P1 और P2 और Q1 और Q2 का डिफरेंस इक्वल होगा, तो हम Q में जब P का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। तो यहाँ पे हमने इलास्टिसिटी जो है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी को हमने देखा। तो ये अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।